हे हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सी इन शॉर्ट्स एंड मेरा नाम है शुभम। और आज हम समझने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ़ंड एंड इट्स इन्वेस्टर। आपके स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है जो कि है टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ़ंड एंड इट्स इन्वेस्टर। इसमें अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कवर होते हैं, एक कैटेगरी 3 भी होती है पर वो इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं है तो मैं उसको कवर नहीं कर रहा। इसके अंदर उसके कुछ रूल्स अलग होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता क्या है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, किसके हाथ में टैक्स लगता है, इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में लगता है, इन्वेस्टर्स के हाथ में लगता है, और अगर टैक्स लगता है तो किस रेट से टैक्स लगता है, कोई टीडीएस की लायबिलिटी आती है नहीं आती, वो सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम एक जुलाई 21 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ़ंड एक टाइप की कंपनी है या फर्म है या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हो रखा है जो इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उसको आगे इन्वेस्ट करता है किसी बिज़नेस में, या किसी के शेयर ले लिए जैसे बॉन्ड ले लिए, या उसको बैंक में डाल दिया जिससे उसको प्रॉफिट हो, और जो उसको प्रॉफिट होगा वो आगे उस प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो वो कोई ना कोई बिज़नेस कर रहे हैं या वो किसी के शेयर्स ले रहा है, बॉन्ड्स ले रहा है, तो या तो उसको उसके अंदर प्रॉफिट होगा या उसको उसके अंदर लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उसने इन्वेस्टमेंट की है और उसको हर हेड के अंदर प्रॉफिट हुआ, उसको लॉस नहीं हुआ, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर उसको हर हेड के अंदर प्रॉफिट हुआ है, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि उसको पीजीबीपी के अंदर प्रॉफिट हुआ है। अगर उसको पीजीबीपी के अंदर प्रॉफिट हुआ है तो वो जो इनकम होगी पीजीबीपी की वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल होगी और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो मैं इस पूरे चैप्टर में ये लेके चलूँगा कि मैं एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड हूँ और आप मेरे यूनिट होल्डर हो, तो मेरे हाथ में ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और आपके हाथ में ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि अदर देन पीजीबीपी की कोई भी इनकम है जैसे कि कैपिटल गेन या अदर सोर्स की इनकम, तो उसका क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर मैं कहूँ तो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट, और जब मैं आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक मेरा इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, मुझे उसमें पीजीबीपी की इनकम हुई है 100 लाख रुपए, तो वो 100 लाख मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद जितनी अमाउंट बचेगी और उसमें से जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको उस पर टैक्स नहीं देना, मैं उस पर टैक्स दूँगा। अगर मैं लूँ कि मुझे कैपिटल गेन की इनकम हुई है 100 लाख रुपीज़ की, तो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा पहले केस से, वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 100 लाख जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप प्रॉफिट का केस तो क्लियर हो चुका होगा। अगर मैं बात करूं कि किसी भी हेड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट फ़ंड को लॉस हुआ है तो उसका क्या होगा। अगर मैं बात करूं पीजीबीपी के अंदर उसको लॉस हुआ है, तो जैसे कि पीजीबीपी का प्रॉफिट हुआ करता था जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल होता था, तो लॉस भी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ही कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेगा, इन्वेस्टर से यूनिट होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि अदर देन पीजीबीपी का कोई भी लॉस है, तो इसमें वो और केस नहीं होगा कि टोटल का टोटल यूनिट होल्डर या इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर किसी यूनिट होल्डर ने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड की है तो उसका लॉस इन्वेस्टमेंट फ़ंड यानी कि मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा, वो मैं यूनिट होल्डर को नहीं दूंगा। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, यूनिट होल्डर्स हैं जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड कर रखी है, तो उनका जो प्रोपोर्शनेट लॉस होगा वो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, वो मैं नहीं रखूँगा, वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड नहीं रखेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, मेरा इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, मुझे उसमें अदर सोर्स का लॉस हो गया 100 लाख रुपीज़ का। मेरे टोटल 10 यूनिट होल्डर थे जिसमें से 6 ऐसे थे जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड की है और 4 ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड की है। तो जो प्रोपोर्शनेट 6 यूनिट होल्डर हैं जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड किया है, उनका जो प्रोपोर्शनेट 60 लाख का लॉस है वो 6 यूनिट होल्डर ले जाएंगे जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड किया है। अब जो 4 यूनिट होल्डर रह गए जिन्होंने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड किया, उनका प्रोपोर्शनेट लॉस जो कि 40 लाख रुपए आएगा, वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड कैरी फॉरवर्ड करेगा और सेट ऑफ करेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड रिमेंबर दिस, जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे
वो टोटली आप पहले सेट ऑफ कर लोगे। सेट ऑफ से पहले कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। जितना सेट ऑफ आप कर सकते हो उतना सेट ऑफ आप कर लो। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस बचता है तो वो इन्वेस्टमेंट फंड या यूनिट होल्डर जो भी हमने ऊपर रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि मुझे पीजीबीवी का लॉस था तो वो कोई भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। तो पीजीबीवी का लॉस है, कैपिटल गेन और अदर सोर्स में अगर मेरी इनकम है तो पहले मैं उन दोनों से उसको सेट ऑफ कर दूंगा। अगर मेरा कोई लॉस बचता है तो इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा। अगर मैं बात करूँ कि मुझे कैपिटल गेन के अंदर कोई लॉस हुआ है तो वो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो अगर कैपिटल गेन के अंदर कोई लॉस है और कैपिटल गेन के अंदर मेरी और कोई इनकम नहीं है तो वो लॉस जो होगा वो 12 महीने से ज़्यादा या 12 महीने के कम के रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अदर सोर्स का मेरा कोई लॉस है तो वो भी मैं किसी हेड से सेट ऑफ कर सकता हूं। तो अदर सोर्स में मेरा लॉस है, पीजीबीपी और कैपिटल गेन में मेरा इनकम है, तो मैं उन दोनों से पहले उसको सेट ऑफ कर दूंगा। अगर मेरा कोई लॉस बचता है तो वो मैं 12 मंथ के रूल में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब हमने बात कर ली इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अब ये भी बात कर लेते हैं कि टैक्स रेट क्या होगी। जैसे कि कोई इनकम है जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल होनी है, अगर मैं कहूँ तो पीजीबीपी की इनकम है जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल होनी है। इन्वेस्टमेंट फ़ंड की स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहले तो हम, कि अगर वो कंपनी और फर्म की फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है तो उस पर कंपनी और फर्म का रेट लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 30% या 25% या 22% जो भी रेट है उस रेट से टैक्सेबिलिटी आएगी। और अगर वो कंपनी या फर्म से कोई अदर फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है जैसे कि एओपी बीओआई है तो उस पर एमएमआर की रेट से टैक्स लगेगा। और ऐसी कोई इनकम है जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होनी है, जैसे मैं कहूँ कि अदर देन पीजीबीपी की ऐसी कोई इनकम है वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होती है, तो उस पर यूनिट होल्डर के स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ यूनिट होल्डर इंडिविजुअल है तो उस पर स्लैब रेट लग जाएगा। अगर वो कंपनी है तो उस पर 30, 25 या 22% जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो लग जाएगा। और जो भी मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यूनिट होल्डर को उस पर इन्वेस्टमेंट फ़ंड एक टीडीएस भी डिडक्ट करेगा। अगर रेजिडेंट यूनिट होल्डर को मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मैं 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करूँगा। कोविड के टाइम पे वो 7.5% हो गया। अगर मैं नॉन रेजिडेंट को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो उस पर 195 सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट के अकॉर्डिंग मैं टीडीएस डिडक्ट करूँगा। ये नोट यहाँ पे जो दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। इवन इफ देयर इज़ अ पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स इन्वेस्टर, अगर मैं कोई पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ मेरी इनकम का अपने यूनिट होल्डर को, टैक्स विल बी एप्लीकेबल टू होल इनकम, टैक्स पूरी इनकम पे लगेगा। एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रोपोर्शन विल बी एग्जेम्प्ट, जो मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रोपोर्शन उसको मैं जब बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा उस टाइम पे वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो पहले पूरा का पूरा टैक्सेबल हो चुका है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर 1920 में मेरा अदर देन पीजीबीपी का इनकम हुआ 500 लाख, उसमें से मैंने 400 लाख यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 100 लाख अपने पास रिटेन करके रख लिया, उसको मैं अगले साल या कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो जो टैक्स निकलेगा मेरा 1920 में वो पूरा 500 लाख पे निकलेगा, 400 लाख पे नहीं निकलेगा। और मैं टीडीएस भी पूरा 500 लाख पे डिडक्ट करूँगा, 400 लाख पे नहीं करूँगा। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर 2021 नेक्स्ट ईयर वो 100 लाख की इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उस टाइम उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, ना ही उस पर टीडीएस की कोई लायबिलिटी आएगी क्योंकि पहले पूरा टीडीएस पहले पूरे पे टीडीएस कट चुका है। अब ये एक क्वेश्चन आया था जुलाई 21 में, इसको समझ लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन ऐसा है कि एन इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हैज़ 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर, each holding 5 unit. Out of these 16 unit holder are holding unit for more than 12 months and 4 unit holder are holding units for less than 12 months as on 31st March 2021. The particulars of income of the investment fund for the previous year 2021 are as follow. Business income 20 lakh, long term capital loss 30 lakh, income from other sources 40 lakh. Discuss the tax treatment with respect to the above income in the hand of investment fund as well as in the hand of unit holder for assessment year 21-22. एंड इसमें सेकंड केस पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर्स इफ द इन्वेस्टमेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट ओनली 80% ऑफ इट्स इनकम टू इट्स यूनिट होल्डर ड्यूरिंग द ईयर। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
पहले ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। एक इन्वेस्टमेंट फंड है, इसमें कोई नाम नहीं दे रखा, तो मैंने शुभम इन्वेस्टमेंट फंड ले लिया है फॉर एग्जांपल। इसके 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं। पहली बात तो ये कि लिमिटेड यहाँ पे कंपनी है ये, ठीक है, और जो यूनिट होल्डर है वो रेजिडेंट हैं, और एक यूनिट होल्डर 5 यूनिट होल्ड करता है, तो टोटल ऐसे 100 यूनिट हो गए हैं। अब इस 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर में से 16 ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड किए हैं, और 4 ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड किए हैं। इनकम इस टाइप से है: बिजनेस इनकम 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 40 लाख। तो पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें अपनों ने पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने यूनिट होल्डर को। तो बिज़नेस इनकम थी 20 लाख की। हमने पढ़ा था कि अगर पीजीबीपी की कोई इनकम हो तो वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है, और यूनिट होल्डर के हाथ में वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो ऐसा ही इसमें होगा कि 20 लाख की बिज़नेस की इनकम है, वो शुभम इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, और यूनिट होल्डर को जब वो मिलेगी तो उनके हाथ में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेकंड, अपनों को इनकम दे रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30 लाख का। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, और किसी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, और इसमें कैपिटल गेन कोई नहीं दे रखा, और तो इसको सेट ऑफ नहीं करेंगे हम। इसको हम 12 मंथ के रूल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे 12 मंथ के रूल में क्या था, जो 16 रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं मेरे, जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड की है, उनका जो प्रोपोर्शनेट लॉस होगा, जैसे इस केस में टोटल लॉस 30 लाख है, उनका प्रोपोर्शनेट लॉस मैं निकालूं तो 24 लाख आएगा। वो 24 लाख वो 16 रेजिडेंट यूनिट होल्डर ले जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वही सेट ऑफ करेंगे उसको। अब जो 4 यूनिट होल्डर रह गए जिन्होंने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड की है, तो उनका जो प्रोपोर्शनेट लॉस होगा, जो कि आया 6 लाख रुपीज़, वो ये इन्वेस्टमेंट फ़ंड कैरी फॉरवर्ड करेगा और सेट ऑफ करेगा, और 4 यूनिट होल्डर उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब थर्ड इनकम इसमें है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि हमने पढ़ा था कि अदर देन पीजीबीपी की अगर कोई इनकम होती है तो वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होती है और इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में एग्जाम्प्ट होती है। तो ऐसा ही इस केस में होगा। ये जो 40 लाख की इनकम है ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसमें मैंने ये जम्पशन ली है कि यूनिट होल्डर कंपनी है, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं है स्टेटस यूनिट होल्डर का। और इस पे जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन्वेस्टमेंट फ़ंड, इस पे 10% टीडीएस की लाइबिलिटी भी आएगी। अगर मैं कोविड के केस की बात करूँ तो 7.5% वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। केस 2 की बात करूँ, जिसमें मैंने 80% की इनकम डिस्ट्रीब्यूट की है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा एज़ पर केस 1, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट में ये पढ़ा था कि अगर कोई पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो टैक्स पूरे पे ही लगता है। तो इसमें पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 80% का, 20% मैंने अपने पास रख लिया। तो जो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर टैक्स तो पूरे पे ही लगेगा, तो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा केस 1 जैसा ही केस 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ समरी की, एक फटाफट आपको एक समरी बता देता हूँ कि क्या हुआ है इस क्वेश्चन के आंसर में। इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है उसके हाथ में 20 लाख की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, जो पीजीबीपी की इनकम थी, और जो 4 रेजिडेंट यूनिट होल्डर जिन्होंने 12 महीने से कम यूनिट होल्ड की थी, उनका जो 6 लाख का लॉस था वो इन्वेस्टमेंट फ़ंड कैरी फॉरवर्ड करेगा। जो 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं मेरे, जिसमें से 16 ऐसे हैं जिन्होंने 12 महीने से ज़्यादा यूनिट होल्ड किया है, उसका जो लॉस होगा 24 लाख रुपये, वो अपना लॉस 16 रेजिडेंट यूनिट होल्डर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो टोटल के टोटल 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर हैं, 16 और 4 दोनों को मिला के, और जो मेरी अदर सोर्स की 40 लाख की इनकम है वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसका टैक्स आएगा 12,48,000, उस पर 10% की टीडीएस की लाइबिलिटी भी आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।